हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 8। पाठ का नाम कन्यादान, कवि का नाम ऋतुराज। बेटा आपके सिलेबस में इस बुक के ये लास्ट चैप्टर है, क्षितिज का लास्ट चैप्टर है। आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड बुक उठाएंगे कृतिका। ओके, ये कुछ चैप्टर्स कम हो गए थे, वो मैंने आपको बता दिए थे कि कोविड-19 की वजह से जो जो चैप्टर रिड्यूस हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिया था, और वो चैप्टर्स आपको नहीं कराए जो सिलेबस में आ रहे हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए। ये लास्ट चैप्टर है अपना। ओके। चैप्टर का नाम है कन्यादान, कवि ऋतुराज। सबसे पहले लेखक कवि परिचय देखिए। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था, ठीक है। भरतपुर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, ठीक है, सेवानिवृत्ति लेकर अर्थात इस्तीफा लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरज निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्होंने सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें, ठीक है। किसे? ऋतुराज को। इनका जन्म कब हुआ? 1940 में। कहाँ हुआ था? भरतपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर ये जयपुर में ही रहते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ऋतुराज की प्रमुख रचनाएं, एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद, ठीक है। फिर इनकी साहित्य की क्या विशेषताएं हैं? इन्होंने जो भी कविताएं लिखी, जो भी लेख लिखे, उसकी क्या विशेषताएं? ऋतुराज की कविताओं में आज के मानव की दशा को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, कि वर्तमान समय में मानव की स्थिति क्या है। इनकी कविताएं आधुनिकता, सामाजिक दायित्व, स्वाभिमान और विश्व बंधुता की भावना से आलोकित है। कहीं कहीं इन्होंने विद्रोह भावना को भी व्यक्त किया है। कवि ने आज के मानव संघर्ष को अपनी कविता में स्थान देकर एक नई मर्यादाओं की स्थापना के लिए आगे बढ़ाने का विश्वास रखा। उन लोगों को अपनी कविता का आधार बनाया। देखिए, जिन लोगों को समाज में कोई महत्व नहीं मिला, तब कवि ऋतुराज ने अपनी कविताओं का विषय उन लोगों को बनाया जिन्हें समाज में कोई स्थान नहीं मिला। उन लोगों को इन्होंने अपनी बात कहने की जगह दैनिक जीवन अनुभव का यथार्थ रूप प्रकट किया तथा अपने आसपास रोज की जिंदगी में घटित होने वाले सामाजिक शोषण, विडंबनाओं पर दृष्टि डाली। इन्होंने अपनी कविताओं में कोरी भावुकता नहीं दिखाई कि सिर्फ हम किसी के दुख को देखकर सिर्फ दुखी हो जाएं, बल्कि यथार्थ का दर्शन कराने में वे सक्षम रहे। ऋतुराज की भाषा अपने वातावरण और लोक जीवन से जुड़ी हुई है तथा बिंबों का सजीव चित्रण है। इनकी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये तो था कवि परिचय, ठीक है बेटा। अब इसके बाद पोयम देखिए। पोयम का टाइटल है कन्यादान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कन्यादान लड़की के विवाह के समय उसका जो दान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कन्यादान, ठीक है। इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि एक माँ ने, ठीक है, अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर जो शिक्षा दी है, ठीक है। साधारणतः बच्चियों को क्या शिक्षा दी जाती है कि तुम सब कुछ सहन करना, कुछ भी हो चुप रहना, ठीक है, जैसा हो उसी अनुसार अपने आप को बना कर रखना। लेकिन इस पाठ में, कविता में कवि ने क्या बताया है कि कन्यादान कविता में एक माँ ने अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर जो शिक्षा दी वह आदर्श और परंपरा से भिन्न है, ठीक है।
जो जनरली हर कोई अपनी बच्चियों को समझाता है, उन बातों से सर्वथा अलग बातें अपनी बच्ची को समझाई गई हैं। समाज में स्त्रियों के आचरण के जो मानक बनाए गए हैं, उन पर आदर्श, कवि क्या कह रहे हैं, उन पर आदर्श का मुलम्मा चढ़ा है। स्त्री को सामान्यतः ये समझा जाता है कि कोमल है, नाजुक है, डरपोक है, किसी भी तरह का उस पर कैसा भी अन्याय अत्याचार किया जाता है, ठीक है। पुरुष के समान शक्तिशाली नहीं, बल्कि उसे कमजोर माना जाता है। इसी में नारी का बंधन छिपा है। उसे इस बंधन से बंधना नहीं है। माँ ने अपनी बेटी से क्या कहा, उसे एक लीक में बंद कर नहीं रहना। माँ अपनी बेटी को क्या कह रही है, लड़की होना, ठीक है, पर लड़की जैसी दिखाई ना देना, कहकर उसे इस बनावटी आदर्श से प्रभावित न होने की सलाह दी है। क्या कहा है, लड़की होना पर लड़की जैसी बनकर मत रहना। अर्थात लड़कियों को साधारणतः कोमल, नाजुक, डरपोक ये समझा जाता है, लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा कि अब लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की माँ की अंतिम पूंजी है। जैसे बेटा हमारी पूंजी, इसमें क्या बताया गया कि एक लड़की अपनी माँ के लिए उसकी अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि वह उससे सबसे निकट होती है, ठीक है, तथा उसके सुख दुख की साथी होती है। इस कविता में एक माँ के संचित अनुभवों को पीड़ा की एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की व्यंजना की गई है कि एक माँ ने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, उसने उससे हटकर अपनी बेटी को सारी सीख दी। और बेटी के लिए क्या कहा गया, बेटी अपनी माँ के लिए क्या है, अंतिम पूंजी, ठीक है। अब देखिए कविता स्टार्ट कर रहे हैं। कन्यादान, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। हार्ड वर्ड देखिए बेटा, प्रमाणिक, सच्चा या वास्तविक, प्रमाणिक, सच्चा या वास्तविक, ठीक है। दान, विवाह की एक रीति, ठीक है, दान, कन्यादान, ओके। फिर है पूंजी, संपूर्ण संचित धन, उसे क्या कहते हैं, पूंजी। सियानी, समझदार या चतुर, ठीक। आभास, अनुमान, आभास, अनुमान, ओके। बाँचना, बाँचना, पढ़ना या समझ पाना। पाठिका, पढ़ने वाली, पाठिका, पढ़ने वाली। धुंधले, कम चमकदार, धुंधला कहते हैं ना, कुछ कुछ धुंधला दिख रहा है, अर्थात क्लियर नजर नहीं आ रहा, धुंधला, कम चमक, धुंधला प्रकाश, कम चमकदार। लयबद्ध, लय में बंधी, लयबद्ध, लय में बंधी, पंक्ति में लाइन या क्रम, ठीक है। इसमें देखिए कवि ऋतुराज जी क्या कह रहे हैं, इस कन्यादान के समय देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख। एक माँ द्वारा जब अपनी बेटी का कन्यादान किया जाता है तो वास्तव में ये दुख कितना प्रामाणिक था। कवि क्या कह रहे हैं, कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, वास्तविक था। तो बेटा हम सभी जानते हैं जब भी किसी भी लड़की का विवाह होता है, ठीक है, विवाह के बाद उस बच्ची की जब विदाई होती है तो विदाई के समय जो माता पिता रिश्तेदार जो दुखी होते हैं, और माँ का जो दुख होता है, पिता का जो दुख होता है, वो वास्तविक होता है, दिखावा नहीं था। उसका दुख वास्तविक था। उसे लग रहा था कि मानो वह लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि क्या कह रहा है कि कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख
वास्तविक था। उसे लग रहा था कि मानो वो अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही है। अर्थात बेटी माँ के लिए उस क्या है, पूंजी। जिस छोटी सी बच्ची को जन्म से पाल पोस कर बड़ा किया, तो कवि क्या कह रहा है, कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था। ठीक है बेटा, जो माता पिता का जो दुख होता है बेटी की विदाई के समय, कन्यादान करते समय, वो दुख सिर्फ केवल दिखावा नहीं होता, वास्तविक था। उसका दुख वास्तविक था। देखिए कितना प्रामाणिक था, अर्थात वास्तविक था। उस दुख लड़की को दान में देते वक्त, जब वो अपनी लड़की की विदाई करते हैं, जब वो लड़की को दान में देते हैं, जैसे वही उनकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लगता है जैसे आज हमारी जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रहे हैं। एक माँ को उस वक्त जब वो अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तो उस माँ को वास्तव में उस समय ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे मानो वह अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही हो। ठीक है, पूंजी मतलब संपूर्ण संचित धन। ठीक है, वास्तविकता भी यही है बेटा। जब एक माता पिता अपनी बच्ची का जब कन्यादान करते हैं, तो उन्हें वास्तव में ऐसा लगता है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब वो लड़की को दान में देते हैं, अर्थात लड़की की विदाई करते हैं, कन्यादान करते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन की सारी पूंजी हमने किसी और को सौंप दी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। देखिए, लड़की अभी समझदार नहीं थी। माँ क्या कह रही है, वो भोली सरल स्वभाव वाली थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। देखिए बेटा, माता पिता के घर हर बच्ची सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। उसे ये नहीं पता होता कि दुख क्या है। ठीक है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को दुख का एहसास ही नहीं कराते। वो आप भी बेटा स्वयं जानते हो, आपके भी घर में बहनें हैं और लड़कियां भी जानती हैं कि माता पिता अपनी ज़रूरतों की कटौतियां कर कर के भी अपने बच्चे की सारी मांगें पूरी करते हैं। ठीक है, उन्हें दुख का एहसास भी नहीं कराते कि दुख क्या चीज़ है। जब एक बेटी अपने माता पिता के घर होती है, तो उसे ये पता ही नहीं होता कि दुख क्या चीज़ है। देखिए, लड़की अभी सियानी नहीं थी, क्योंकि छोटी सी बच्ची, नादान बच्ची थी। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तब उसे ये नहीं पता था कि दुख क्या चीज़ होती है, कि जीवन वास्तव में कैसे जीना पड़ता है। बेटा, ये वास्तविकता है जीवन की। एक लड़की को जीवन की सच्चाई उसे ससुराल जाकर ही पता चलती है कि वास्तव में जीवन क्या है। जब वो लड़की अपने माता पिता के घर होती है, तो उसे ये एहसास ही नहीं होता कि दुख क्या चीज़ है। ठीक है, और असली जो जीवन पता चलता है वो ससुराल जाकर ही पता चलता है। तो यही कवि ऋतुराज बता रहे हैं कि अभी लेकिन दुख बांचना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि क्या कह रहा है कि उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक स्पष्ट तस्वीर तो थी, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं का ज्ञान नहीं था। देखिए बेटा, जब किसी लड़की की शादी होती है, तो उसके लिए दोनों स्थितियां उसके सामने होती है, सुख भी दुख भी। दुख उसे ये होता है कि वो अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर एक दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन खुशी उसे अंदर से इस बात की हो रही होती है कि उसका विवाह हो रहा है। ठीक है, उसे उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर, धुंधली तस्वीर होती है। उसे ये नहीं पता होता कि आगे जाकर दुखों और समस्याओं का क्या क्या है मेरे लिए। उसे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान है। जैसे हम कोई कविता को पढ़ रहे हैं और क्लियर हमें वो दिखाई नहीं दे रहे अक्षर, तो हमें पूरी तरह से वो अक्षर समझ नहीं आते, उनका अर्थ हमें समझ नहीं आता। जिनमें तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियां ही वह पढ़ पा रही है, उसे अभी जीवन के सुखमय पक्ष का ही अनुभव हो पाया है।
उसे ये नहीं पता कि वास्तविक जीवन क्या है। देखिए कवि क्या कह रहा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात जिसने तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियों को ही पढ़ा, ठीक है, उसे अभी जीवन के सुखमय पक्ष का अनुभव नहीं था। ठीक है बेटा, देखिए अब इसमें कवि ने क्या बताया कि इस पंक्ति में लड़की को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। जैसे आया ना, जैसे वह वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखिए लड़की को अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपनी माँ के सबसे निकट रहती है, उसके सुख दुख में शामिल रहती है। अब वह पूंजी उनसे विदा हो रही है। दुख बांचने का यहाँ गूढ़ार्थ क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये लाइन आई ना कि दुख बांचना उसे नहीं आता था, ठीक है, दुख बांचने का गूढ़ अर्थ क्या है। दुख बांचने का गूढ़ अर्थ है यहाँ पर बेटा जीवन के आगे आने वाले दुखों की समझ रखना, ठीक है, कि उसे आगे के दुखों के बारे में कुछ नहीं पता कि आगे जीवन कैसे जीना है मुझे। फिर कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, माँ की मूल चिंता क्या है। ठीक है, माँ की क्या चिंता होती है जब वो अपनी बेटी को विदा करती है, कन्यादान करती है। तो माँ को ये चिंता होती है कि उसकी लड़की अभी भोली है, सरल है, सज्जन है, वह वैवाहिक जीवन में आगे वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में नहीं जानती। तो माँ को चिंता होती है कि आगे ये जीवन कैसे बिता पाएगी। क्यों माँ को चिंता होती है? क्योंकि बेटा माँ ने अपने जीवन में इन सभी पीड़ाओं को अनुभव किया, इन सब चीज़ों को देखा। तो माँ को पता है आगे का जीवन किस तरीके का होता है। तो हर माँ को इस बात की चिंता रहती है कि आगे उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। ठीक है, ऐसे 2-2 नंबर के कई क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं बेटा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आया, लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा गया है। आया ना कि लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन के सुखों के प्रति उसका अनुभव स्पष्ट नहीं था। उसे जीवन की धुंधली अर्थात अस्पष्ट समझ थी। उसे वैवाहिक जीवन के मनमोहक स्वरूप की तो जानकारी थी, लेकिन उसे वास्तविकता की जानकारी नहीं थी। तो इसलिए कहा गया है कि वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। ठीक है बेटा, जितना आज मैंने ये एक पैराग्राफ आपको समझाया है, इसके हार्ड वर्ड लिख लेना, कवि परिचय लिख लेना। जो भी वर्क आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको भेजा जाता है, समझाया जाता है बेटा, उसे अपना सकारात्मक तरीके से लीजिए। डेली का वर्क डेली करो, डेली की वीडियो डेली देखो, जिससे आप पर कोई बर्डन नहीं आएगा। और पढ़ना तो आपको ही है बेटा, ठीक है। तो अब डेली का जो हम थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा रहे हैं, डेली का अगर आप उतना ही कर लोगे तो वो ही आपके लिए सफिशेंट है। और अगर आज का वर्क आपने आज नहीं किया तो ये तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अभी लर्न भी आपको करना है, पढ़ना भी आपको है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। कोई भी डाउट हो, अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करो। आप स्कूल भी आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम बताइए और वर्क प्रॉपर करते जाइए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।